इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अर्हीनियस इक्वेशन और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में समझेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, तो ध्यान से देखते रहिए। अर्हीनियस इक्वेशन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक हमने ये सीखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और रिएक्शन होने के लिए किस तरह से कोलिजन्स की जरूरत होती है, और इफेक्टिव कोलिजन उन कोलिजन को कहा जाता है जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी में आपने पढ़ा कि रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है। देखिए, जहां तक कैटलिस्ट की बात है, कैटलिस्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, दोनों तरह से अफेक्ट करते हैं, और दोनों तरह के कैटलिस्ट की हमें जरूरत भी होती है। तो हम कहेंगे कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हमें नेगेटिव कैटलिस्ट की जरूरत है। फूड जल्दी से डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो, उसके लिए हमें नेगेटिव कैटलिस्ट की जरूरत है ताकि वो रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर सके। बहुत सारे प्रोसेस में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना होता है, वहां पर हमें पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका रटा रटाया सा जवाब है, कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एग्जाम में यही लाइनें कॉपी पेस्ट करके आएंगे कि कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट सपोज पहले इस रिएक्शन से, इस मैकेनिज्म से पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अब कैटलिस्ट कुछ और मैकेनिज्म फॉलो करता है, कुछ और रूट को फॉलो करता है, और एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। सो कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्लियर है कि अब कैटलिस्ट कुछ और मैकेनिज्म फॉलो करेगा जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकली बताए गए क्वेश्चंस ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब आपने ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन किन बातों पे डिपेंड करती है। एक, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी तेजी से मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने कोलिजन्स इफेक्टिव हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इस पे डिपेंड करती है। और इसी को बताने के लिए अर्हीनियस ने एक इक्वेशन दी जिसे अर्हीनियस इक्वेशन कहा गया, k is equal to a e raised to the power minus ea upon RT। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं अर्हीनियस इक्वेशन क्या है, सीधा सा ये बता सकते हैं आप। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ध्यान से मैंने ये नहीं कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने कहा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा। अब कैसे करेंगे देखेंगे आप। अर्हीनियस इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ln A माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ध्यान रखें, नाउ एट टेम्परेचर T1, लोअर टेम्परेचर है T1, इक्वेशन ln K1 ln A माइनस EA अपॉन RT1, A कांस्टेंट, EA कांस्टेंट, एट टेम्परेचर T2 हायर टेम्परेचर होगा K2 ln A माइनस EA अपॉन RT2।
तो लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, हाई टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट। सब्ट्रैक्ट K1 फ्रॉम K2, K2 में से K1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा RT2 और माइनस ln A और EA RT1। नाउ लॉग में है, सब्ट्रैक्ट है, आई कैन राइट K2 बाय K1 ऐसे, और यहां से ln कैंसर, माइनस माइनस पॉजिटिव, EA अपॉन RT1 EA अपॉन RT2 ऐसे लिख सकते हैं। EA और R कॉमन लिया जा सकता है, सो आई कैन राइट नाउ ln K2 बाय K1 EA बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और फिर ln हटाएंगे 2.303 log K2 बाय K1 EA अपॉन R, LCM ले लिया जाएगा T2 इंटू T1, T2 माइनस T1 और 2.303 इधर, सो log K2 बाय K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 इंटू T1। इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा ये हम यहां से सीख पाएंगे। इस तरह से रेट कांस्टेंट अफेक्टेड होगा, ये ध्यान रख लेना है आपको। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। फर्दर इसी में ही आप इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से लेंगे, ये इक्वेशन ln हटाएंगे, सो वी कैन राइट 2.303 log K इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन में से ln हटा के ऐसे लिखा, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303, पूरी इक्वेशन को 2.303 से हम डिवाइड कर देंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड हमारे पास बचेगा log K log A माइनस EA अपॉन 2.303 R। न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को कहें तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी A निकालने को कहा जाए, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के यहां पुट किया और इस तरह से आप A निकाल पाएंगे। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कहते हैं अरेनियस पैरामीटर निकालें तो पहले आप यहां से एक्टिवेशन एनर्जी, फिर आप यहां से A की वैल्यू ये फाइंड आउट करेंगे। आपसे कहा जा सकता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन बातों पे ध्यान रखना है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कहा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा, तो इन इक्वेशंस का आपको यूज करना है। इसके साथ साथ एक और चीज हम यहां पर सीखें, आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को कहा जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन इस टर्म के बराबर बताया था, तो मैं इसे यहां पर इस तरह से लिख देता हूं। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेट मैं फ्रैक्शन को f से रिप्रेजेंट करता हूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटाया माइनस EA अपॉन RT, ln की जगह 2.303 log f माइनस EA अपॉन RT, और 2.303 वहां चला गया, सो माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अगर यहां का लॉग हटाना है तो दूसरी तरफ का एंटी लॉग ऑफ माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इस तरह से हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव बता सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में टू द पॉइंट सटीक बात आपको बताई गई है।
आपको एक्टिवेशन एनर्जी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस पैरामीटर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, इस तरह से निकालने हैं बता रहे हैं। एक और फार्मूला ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहते हैं कि आपको कैटलिस्ट का इफेक्ट बताना है कि कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब वहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगी, तो आप उसके लिए इसी फार्मूले का यूज बड़ी आसानी से किया जा सकता है, डेल्टा EA 2.303 RT, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जो ये कहे कि कैटलिस्ट कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन बताने हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर केमिकल काइनेटिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट, सटीक वे में इन तीनों के तीनों वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे बार बार लिख के याद करें, रिवाइज करें, वीडियो सेव करें, इस वीडियो को बार बार देखें, कुछ भी करें, काम आपको करना है, बता मैं सकता हूं, लेकिन काम करने वाले आप हैं। सक्सेस आपकी होगी, नाम पेरेंट्स का होगा, हमारा होगा, सबका होगा, लेकिन सक्सेस सिर्फ आपकी होगी, इस बात का ध्यान रखें। तो देखते रहिए, और भी चैप्टर्स के बारे में ऐसे ही बातें करेंगे। जो भी आपकी और क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ऑल द बेस्ट।